दोस्तों नमस्कार। मैं अभिषेक आनंद गुप्ता उत्थान क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जान ही रहे हो, इंटरव्यू की सीरीज में भी ले रहा हूं, लगातार वीडियोस आ रही हैं, है ना। तो अभी हम लोग आज क्या करेंगे, इस पर बात करेंगे कि इंटरव्यू में साक्षात्कार में सबसे ज़्यादा जो मूलभूत प्रश्न पूछे जाते हैं, मूलभूत प्रश्न जो पूछे जाते हैं सीजीपीएससी के साक्षात्कार में, हम उस पर चर्चा करते हैं। काफ़ी डिटेल से मैं इसको चीज़ों को बताने वाला हूँ, तो बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। एकदम बेसिक चीज़ें, और बेसिक चीज़ का यदि आपने आंसर कर दिया, और ये क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो शुरुआत में पूछे जाते हैं। अगर इंटरव्यू का टाइम हम मैक्सिमम निर्धारित करके चले 30 से 40 मिनट का समय होता है, तो 30 से 40 मिनट के अंदर वो क्या करते हैं, 30 से 40 मिनट के अंदर ये बेसिक क्वेश्चन को सबसे पहले पूछते हैं। मतलब शुरुआत के लगभग 10 मिनट के टाइम पर वो क्या कर लेंगे, इन क्वेश्चंस को पूछ लेंगे, है ना। तो अच्छा ये है कि हम क्या करें, इन क्वेश्चन पर पहले से ही चर्चा कर लें। और इसका फ़ायदा ये होता है कि बेसिक क्वेश्चन का आंसर अगर हमने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है, यानी बहुत लॉजिकली तरीके से अगर हमने किया है इसका आंसर, तो इसका फ़ायदा हमको ये मिलता है कि बहुत अच्छा आंसर करने के कारण हम दूसरे चीज़ों का आंसर, यानी दूसरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ज़्यादा अच्छा सक्षम हो जाते हैं। या मैं ऐसे कहूँ तो ज़्यादा ठीक होगा कि हम ज़्यादा सामर्थ्यवान हो जाते हैं। हमारे अंदर वो ठसक बैठने लगती है, आत्मविश्वास, जिसके लिए मैंने वीडियो कहा था। तो आत्मविश्वास हमारा बढ़ने लगता है इस संबंध में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस पर कुछ मूलभूत प्रश्नों पर, अब बेसिक प्रश्नों पर बहुत अच्छी अपनी तैयारी रखिए और उसको बार बार बोल करके देखिए, दोहरा करके देखिए। मेरे यहाँ भी जब मॉक होगा तो आप आ सकते हो, और जब मेरे यहाँ मॉक होगा और आप आओगे तो उसमें क्या होगा, उस पर भी हम आपसे ये बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और आपकी तैयारी को हर तरीके से परखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, आप अपने बारे में बताइए। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी से पूछने की संभावना होती है। मतलब क्या हुआ कि चाहे आप किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, उसमें पूछता ही है, लेकिन चूंकि हम क्या कर रहे हैं, सीजीपीएससी के इंटरव्यू के संबंध में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं उस संबंध में बात करूंगा। हालांकि अगर आप दूसरा इंटरव्यू का भी तैयारी कर रहे होंगे तो आपको इससे लाभ होगा, क्योंकि बहुत लॉजिकल तरीके से इसका आंसर करना मैं आपको सिखा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आप अपने बारे में बताइए। इसका मतलब होता है कि आप अपने बारे में जब बता रहे हो तो बहुत लंबा नहीं बताना है। बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में हो सकती हैं, सारी चीज़ें नहीं पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है ऐसी चीज़ें जो सामान्यतः जाननी चाहिए। किसको जाननी चाहिए, एक इंटरव्यूअर को जाननी चाहिए आपके संबंध में। तो क्या क्या बातें हो सकती हैं, तो सबसे पहले इसमें अपना नाम बताना चाहिए। सबसे पहला अपना नाम, उसके बाद दूसरे नंबर पर अपना एड्रेस बताना चाहिए, यानी कि पता बता देना चाहिए, पता, एड्रेस, पता। तीसरे नंबर पे अपनी माता और पिता का नाम बता देना चाहिए, माता और पिता का नाम। तो माता और पिता के नाम के साथ में इनका पेशा भी बताना पड़ेगा कि आपके पिता क्या करते हैं, है ना, कि वो इंजीनियर है, कि वो डॉक्टर हैं, जो भी चीज़ें। और माता के संबंध में भी बताना होगा, यदि उनका कोई प्रोफेशन है। नहीं तो आप कह सकते हैं कि वो एक गृहिणी है, इस तरीके से बोल करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपको क्या बताना है, चौथी बात, एड्रेस आप बता चुके हैं, तो चौथी बात यहाँ पर से वो आएगी, वो क्या है, तो आपका अपनी निवास स्थान तो हो गया, जिसमें आगे चल के आएगा वो है शिक्षा। आपको अपनी शिक्षा के विषय में बताना चाहिए। तो ये जो चार बातें हैं, इसके संबंध में आप बातें करेंगे तो क्या होगा, अपने बारे में आप बता सकोगे, बहुत आसानी से बता सकोगे। कुछ इस प्रकार से बताओगे कि जैसे यहाँ पर से कि मेरा नाम अभिषेक आनंद गुप्ता है, इस तरीके से शुरू होगा, और उसके बाद मैं करबला रोड बिलासपुर में रहता हूँ, इस तरीके से हो गया। इसके बाद मेरे माता का नाम श्रीमती संतोषी गुप्ता और पिता का नाम श्री देवेंद्र गुप्ता है, जो एक बिजनेसमैन है, जबकि माँ क्या है, एक गृहिणी है, इस तरीके से बोल दिया। इसके बाद शिक्षा, तो शिक्षा में कहोगे कि मैंने 12वीं तक कॉमर्स पढ़ा, फिर कॉमर्स के बाद मैंने बीकॉम ऑनर्स अपना ग्रेजुएशन गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैंने ट्रांसलेशन स्टडीज़ की तैयारी की। बाद में मैंने एमए में हिंदी साहित्य में एमए की अपनी कंप्लीट पढ़ाई की। उसके बाद मैं ट्रांसलेशन स्टडीज़ के लिए गया। ट्रांसलेशन स्टडीज़ में एमपीपीसीएस में मेरा ट्रांसलेटर के तौर पर हुआ था, किन्हीं कारणों के कारण मैं वहाँ पर ज्वाइन नहीं कर सका। उसके बाद फिर मैं कहूँगा ट्रांसलेशन स्टडीज़ के लिए मैंने इग्नू का चुनाव किया था, और इग्नू का डिस्टेंस के तहत ट्रांसलेशन अपना कोर्स मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के बाद लगभग मैं चला गया था
आईएएस की तैयारी के लिए। करीब 2 साल मैं आईएएस की तैयारी के लिए रहा। वहाँ पर मैंने फिर अपना ऑप्शनल पेपर इतिहास लिया था और अपना दूसरा ऑप्शनल पेपर मेरा एक और था, उस फिलॉसफी मैंने लिया था। इसके अलावा जीएस के संबंध में मैंने तैयारी की और मैंने एग्जाम्स दिए आईएएस के। इस तरीके से बोल करके आप कंप्लीट कर दोगे, ठीक। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, ठीक है। उसके बाद वर्तमान में क्या कर रहे हैं वो भी आप बता सकते हो उसमें जोड़ करके। तो वर्तमान में मैं एक टीचर की तरह एजुकेट कर रहा हूँ बच्चों को, पीएससी का टीचर हूँ। इस तरीके से जैसे मैं बोलूँगा, है ना, तो आप भी जो भी कर रहे होगे वो आप बोल सकते हो। तो ये क्या होगा, इसका एक परफेक्ट तरीके से आंसर हो जाएगा। बस इसमें आप अपने बारे में बताइए। इसमें जो गलती होती है वो यही होती है कि फ्लो में क्या होता है, चीज़ें गलत निकलनी शुरू हो जाती है हमारे मुंह से। कई बार ऊट पटांग चीज़ें निकल जाती हैं, कई बार बेसिक चीज़ें भी हमको याद नहीं आती हैं यहाँ पर। जैसे मैं मॉक लेता था, मुझे याद है, तो मॉक लेते टाइम कई बार अपने पिता का नाम कई लोग को याद नहीं आ रहा, कई बार अपने बचपन का नाम याद नहीं आ रहा। हालांकि बचपन का नाम नहीं बताना जरूरी होता। कई बार माता का नाम याद नहीं आ रहा, एड्रेस याद नहीं आ रहा है। इस तरह की चीज़ें हो जाती है। तो बड़े ध्यान से, थोड़े धीरज रख करके क्या करें, इस प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। दूसरा वाला प्रश्न है इसका, दूसरा प्रश्न जो बहुत बेसिक है, वो दूसरा प्रश्न कौन सा है? तो दूसरा प्रश्न है वो है, आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं? आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं? क्यों आना चाहते हैं? सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, ये इसका दूसरा प्रश्न होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी कैसे प्रश्न पूछता है? इसके अलावा पूछेगा कि आप पुराने जॉब में हैं, किसी न किसी पुराने कार्य में हैं, और उस कार्य को छोड़ करके आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं? सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं? इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर पूछेगा, ठीक है। और यदि आपने क्या किया है, कोई नौकरी छोड़ दी है, तो नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं, ऐसा पूछेगा। नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं, और छोड़ करके फिर यहाँ पर सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं। तो ये 3 पैटर्न पर क्या करता है, वो क्वेश्चन बनाता है। ज्यादातर स्थितियां ये होती हैं कि अधिकतर बच्चे फ्रेशर्स होते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं। बेसिक प्रश्न यही होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर कोशिश कीजिए कि बहुत ज्यादा आदर्शवादी होने से बचिए। आदर्शवादी होने का मतलब है कि कई लोग इसका मतलब ये निकालते हैं कि अपन क्या करना चाह रहे हैं, समाज सेवा के लिए आना चाहते हैं। तो एकदम लगता है कि समाज सुधारक बनने आ रहे हैं, तो यहाँ पर प्रशासन में क्या काम, इस टाइप की चीजें हो जाएंगी। तो आपको उत्तर कैसे देना चाहिए इसका कि सर, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप कह सकते हैं सर, पहली तो मुझे ये है कि मुझे एक आर्थिक संबल चाहिए, एक आर्थिक सशक्तता चाहिए, ताकि मैं क्या कर सकूँ, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूँ। इसलिए मैं सिविल सेवा में आना चाहता हूँ, ताकि मुझे एक वेतन की नौकरी मिल जाएगी और मैं अपना परिवार का पालन कर सकूँगा। एक बात है। दूसरा बात है, आप किसी वर्ग विशेष से यदि आते हैं, जैसे मान लीजिए आप महिला वर्ग से आ रही हैं, ठीक है, महिला वर्ग से आ रही है, तो क्या कर दिया आपने, कह दिया कि यार मैं आना चाह रही हूँ सर, मैं इसलिए आना चाह रही हूँ क्योंकि महिलाओं के संबंध में मैं क्या करना चाहता हूँ, समाज में एक आदर्श स्थापित करना चाहती हूँ। महिलाओं की तरह या पुरानी महिलाओं की तरह जो एक हाउस वाइफ की तरह बस जीवन बिता देती हैं, मैं उस तरीके से जीवन नहीं जीना चाहती, बल्कि एक सशक्त महिला का, एक सामर्थ्यवान महिला का, एक मजबूत महिला का मैं जीवन जीना चाहती हूँ। यदि आप जनजाति वर्ग से, एसटी, एससी ऐसे वर्गों से हैं, तो आप कहेंगे कि एसटी, एससी वर्गों के कल्याण के लिए मैं इस क्षेत्र में आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ताकि क्या हो, ये बेचारे जो पिछड़े हुए हैं या किन्हीं वजहों से पड़े हो, चाहे प्राकृतिक कारण है या किसी भी अन्य कारण से, या शिक्षा वंचित है, इनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। या किसी बच्चों के क्षेत्र में अगर आपको लगाव है बच्चों से, तो कहना चाहिए कि बच्चों की शिक्षा संबंधी कार्य के लिए मैं आना चाहती हूँ। इस तरह की बातें आप कहोगे तो वो अच्छा लगेगा देखने में कि यार आपने बहुत व्यवहारिक स्तर की बात कही है, बहुत आदर्शवादी बातें आपने नहीं की है। बहुत आदर्शवादी बातें करेंगे तो वो लगता है कि झूठ बोला जा रहा है टाइप का। और इसमें बहुत ज़्यादा व्यवहारिक बातें भी नहीं कह देनी है कि सर मैं तो डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता हूँ ताकि पावर हासिल कर सकूँ, मैं डीएसपी बनना चाहती हूँ ताकि पावर हासिल। अरे पावर हासिल का क्या मतलब है, पावर आना चाहते हो तो नेता बन जाओ, इस तरह की हो जाएगी फीलिंग। तो इससे बचना चाहिए, ठीक है। एक मॉडरेट आंसर, एक कहना चाहिए एक लचीला आंसर, वैसा आंसर आपको इसमें करना चाहिए। इसके बाद आ जाता हूँ पुराने कार्य छोड़ करके, नौकरी को छोड़ करके आप इसमें क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप छोड़ नहीं रहे हैं तो आपसे ऐसे ही पूछेगा कि आप उस नौकरी के यहाँ पर क्यों आना चाहते हैं, या आप छोड़ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर आना क्यों चाहते हैं। ये 2 तरह से क्वेश्चन हो सकता है। बात एक ही है, आपको कहना है कि सर बचपन से ही सपना रहा था मेरा कि मैं सिविल सेवा में जाऊँ,
तो बचपन से जो सपना रहा है उसको पूरा करने के लिए मैं इस जॉब में रहते हुए भी इस जॉब में यानी कि सिविल सेवा में आना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस तरीके से बात बोल दी हम लोग। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, तो दूसरा हम बोल सकते हैं कि नहीं सर वो जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम बहुत छोटा काम है। जैसे आप बोल सकते हो, मान लो आप रेलवे में काम कर रहे हो, तो रेलवेज में काम कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, रेलवे को अपनी सेवाएं दे रहे हो। और रेलवे की जो सेवाएं वो कैसी हैं, अत्यंत सीमित सेवाएं हैं। सीमित सेवाएं मतलब एक सीमित क्षेत्र है। मान लीजिए आप रेलवे में ग्रेड 3 अधिकारी हैं। ग्रेड 3 अधिकारी मतलब मान लीजिए वाणिज्यिक अधिकारी हैं आप, है ना, कोई कॉमर्शियल अधिकारी हैं जो क्या करता है, अकाउंटेंसी वगैरह का काम कर रहा है मान लीजिए। तो अकाउंटेंसी वगैरह का जब आप काम कर रहे हो तो बहुत छोटा एरिया होगा आपका काम करने का। किसी एक ऑफिस में बैठेंगे, काम करेंगे, कुछ मुश्किल से 50-60 ऑफिसर्स होंगे, उनके साथ आप काम कर रहे हो, पहचान होगी आपकी। वही एक क्षेत्र होगा, छोटा सा एक क्षेत्र होगा। तो सीमित क्षेत्र के स्थान पर मैं असीमित क्षेत्र या ज़्यादा वृहद क्षेत्रों में काम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, ताकि मेरी सेवाएं क्या हो सके, अन्य लोगों को मिले या समाज के निचले वर्गों को, निम्न वर्ग के लोगों को उनकी सेवाएं मिले। दूसरी बात आप कह सकते हो कि सर मुझे ऑफिस से ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि मैं या चाहता हूँ कि मैं फील्ड वर्क में काम करूँ। फील्ड वर्क में लोगों से जा करके व्यवहारिक रूप से उनसे जा करके मिलूँ और उनकी समस्याओं को सुनूँ। इसलिए मैं क्या चाहती हूँ या क्या चाहता हूँ कि सिविल सेवा में मैं आना चाहता हूँ। इस तरीके से आप बात बोलोगे तो वो बात जम जाती है। ठीक है, ऐसे आंसर आप इसका कर सकते हो। ठीक है, एक तीसरा और एक बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर, और वो है आपके 5 गुण और अवगुण बताइए। आपके 5 गुण व अवगुण बताइए। 5 गुण और 5 अवगुण बताइए। इसको अपन ऐसा ले सकते हैं, कुशलता भी बोल सकते हैं इसको। आपकी 5 कुशलताएं, है ना, वह 5 क्या बतानी है आपको, सीमाएं कह दें हम लोग, सीमाएं या इसको कह दें कमियां। ठीक है, तो आपकी सीमाएं या कुशलता और सीमाएं क्या हैं, इस पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो अधिकतर लोग को 5 गुण बताना आसान हो जाता है। तो सभी लोग कह देते हैं कि सर मैं बहुत मेहनती हूँ, इस तरीके से बात कहते हैं। बहुत परिश्रम करता हूँ या करती हूँ, इस तरीके से बात कह देते हो। दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा कहते हैं कि सर मैं बहुत लगनशील हूँ, है ना। तीसरी बात है कि मैं समय के लिए पाबंद हूँ, है ना। ठीक है, चौथी बात कह सकता है कि मैं अध्यावसायी हूँ, यानी कि हर काम में करता हूँ, शुरू कर देता हूँ तो उसको जब तक खत्म नहीं होता तब तक उसको मैं करते रहता हूँ। ठीक है, समय का पाबंद हूँ, अनुशासन है मेरे पास, ये सब बातें वो लोग कहते हैं। तो 5 गुण आप कोई से भी उठा लोगे तो चलेगा, लेकिन 5 गुण ऐसे गुण मत उठाना जो बहुत ज़्यादा फेंकने वाले टाइप के गुण लगते होंगे, है ना। ऐसा वाला गुण मत उठाना, अटपटा लगेगा। ठीक है, वैसे चल जाता है, मेहनत वाला, लगनशील है ना, अध्यावसायी है, परिश्रमी है ना, इसके अलावा अनुशासन है, समय पाबंदी है, इस तरह की जो बातें आप कह सकते हो वहाँ पर चल जाएगा। लेकिन अधिकतर लोग जो परेशानी होती है वो अवगुण वाले में, कि अपनी कमियां बताइए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, तो कमियों के स्थान पर क्या करते हैं, अच्छाइयाँ ही बता रहे होते हैं। कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, अपनी कमियों के स्थान पर अच्छाइयों को ही बताते रहते हैं, और अच्छाइयों को ही बोलते हैं बुरा दिखा करके। जैसे मुझे फालतू बैठना पसंद नहीं है, ठीक है, मुझे फालतू बैठना पसंद नहीं है। अब ये कर क्या रहे हो आप, तो दिखा रहे हो उसको नेगेटिव, लेकिन बता रहे हो पॉजिटिव। ठीक है, तो कई लोग कुछ होते हैं, कई लोग बिल्कुल सोचते हैं कि यार ये कितना चालाक आदमी है कि अपना क्या कर रहा है, अपना ही गुण बता रहा है लेकिन नेगेटिव तरीके से। ठीक है, इस तरह की बातें होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ से बचना चाहिए, और सच में कुछ कमियां हैं, सीमाएं हैं और होती ही हैं, उनके बारे में बताना चाहिए। यदि आप फ्रेशर हो, एकदम नए जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, आपके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कहीं काम नहीं किया, तो आप सीधा कह सकते हैं कि सर मेरे पास कार्यों का अनुभव नहीं है, क्योंकि मैं अभी क्या हूँ, एक विद्यार्थी हूँ और तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए कार्यों का अनुभव मेरे पास नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, और आपके पास नहीं है, सच्चाई आपके पास नहीं है, आपने नहीं काम किया। या यदि आपने काम किया, मान लीजिए रेलवेज का एग्जाम्पल दे रहे थे, तो रेलवेज में आपने काम किया है, तो रेलवेज में यदि आपने काम किया तो रेलवे में काम करके आप कह सकते हो कि सर मेरे पास सीमित क्षेत्र। अब रेलवे का क्षेत्र कैसा है, एक विशेष क्षेत्र है ना, रेलवे का एक विशेष क्षेत्र है जिस पर आपने काम किया है ना। जबकि सिविल सेवा का जो क्षेत्र होता है कैसा होता है, सिविल सेवा का क्षेत्र एक सामान्य सेवा होती है ना। सामान्य सेवा मतलब एक वृहद क्षेत्र होता है जिसमें आपको काम करना होता है। इसलिए आप कह सकते हो कि सर मैं सामान्य सेवा में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, विशेष सेवा से सामान्य सेवा में, और मेरे पास विशेष सेवा के संबंध में क्या है, अनुभव है
किंतु सामान्य सेवाओं या फील्ड वर्क जो होते हैं उसके संबंध में मेरे पास अनुभव की कमी है। तो ये बिल्कुल स्वीकार की जाती है कि हाँ यार बिल्कुल एकदम ईमानदार बंदा है और ये कह रहा है कि हाँ ऐसी बात है, सच में ये सही नहीं है ना। दूसरी बात है कि कुछ व्यक्ति होते हैं ज़्यादातर क्या भावुक हो जाते हैं। भावुक होना मतलब इमोशनल हो जाना, ठीक है। ये ज़्यादातर लड़कियों के साथ ज़्यादा जमता है ये बात कहना कि सर मैं समय समय पर भावुक हो जाती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ। ठीक बात है, बिल्कुल ऐसा बोल सकते हो कि मैं भावुक हो जाती हूँ, ठीक बात है। तो ये जम भी जाता है कि भावुक हो जाते हैं, सही बात है, भावुक हो जाते हैं, ठीक है। तीसरी बात है कि सर मेरे पास धीरता नहीं है, मतलब कहना चाहिए कि धीरज नहीं है। कई बार मैं अधीर हो उठती हूँ या अधीर हो उठता हूँ और किसी काम को जल्दबाजी में करने की कोशिश करता हूँ जो मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर कमी है, ठीक है। अधीरता जो एक कमी है, लेकिन एक तरीके से अच्छाई भी होती है, लेकिन आपको प्रेजेंट करोगे तो अधीरता वाला चल जाएगा, आपको सही लगता है वो देखने में कि हाँ सर अधीर हो जाता हूँ। इस तरह की जो बातें हैं वो आप बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर एक होता है कि महिला होने के कारण, जैसे अगर आप महिला हो तो अधिकतर लोग बोलते हैं सर महिलाओं की जो असुरक्षा है समाज में उसको लेकर के थोड़ी सी मैं चिंतित रहती हूँ, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए भी मैं ज़्यादा चिंतित होती हूँ। ये बात भी कहा जा सकता है। लेकिन लड़के क्या कहेंगे? तो लड़कों को कहना पड़ेगा कि सर परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं मुझ पर, ठीक है। परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं, इसलिए कई बार क्या होता है मैं काम के प्रति अपना परिवार की जिम्मेदारियों को कई बार प्राथमिकता देनी पड़ सकती है, ये मुझे नज़र आता है। अगर आप जॉब में हो तो ये बोल सकते हो सर कि परिवार को प्राथमिकता देना कई बार आवश्यक हो जाता है और उस चक्कर में फिर मेरी जो जिम्मेदारियां हैं उनका मैं पूर्णतः पालन नहीं कर पाता हूँ, ये बात भी ठीक चल जाती है, ठीक है। तो ये एक बोल सकते हैं, लड़के लोग ये बात बोल सकते हैं, ठीक बात है। तो ऐसा बोलेंगे तब भी वो क्या लगता है कि हाँ अपने अवगुण वो बता रहा है, ठीक है। इस तरह की बातें आप अपनी सीमाओं के तहत क्या कर सकते हो, शामिल कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि किसी भी सीमा को बोलते समय आप उसको लॉजिकली थोड़ा सा समझाना, उसको तार्किक रूप से थोड़ा सा समझाना। वो देखने में ऐसा बिल्कुल ना लगे कि आप क्या कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो या तथ्यों को आप क्या कर रहे हो, बरगला रहे हो, उसको साइड कर रहे हो, या इंटरव्यूअर को कहना चाहिए कि बहुत निचले स्तर की बातें बता दे रहे हो। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अवगुण में जा करके वो ठीक ठाक बैठेगा, ठीक ठाक वो लगेगा, है ना। इस तरह की बातें हो सकती हैं, ठीक। तो आशा कर रहा हूँ ये समझ में आया होगा। 5 गुण और 5 अवगुण, है ना। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, है ना। मैंने जितने भी मॉक लिए उसमें से मॉक में मैंने ये क्वेश्चंस किए हैं ताकि आपके पास ये क्वेश्चन रहे कम से कम, है ना। तो आइडिया भी रहे एक तरीके से, है ना। इसके बाद फिर अगला आ जाते हैं, ये है, ठीक है, आपको डीसी या डीएसपी क्यों बनना है। अगला ज़्यादातर लोगों की पहली पसंद हो जाती है आपको डीसी डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी क्यों बनना है, क्यों बनना है, ये क्वेश्चन होता है बेसिक सा, ठीक है। अगर आपने प्रायोरिटीज में डीसी डाल रखा है तो वो पूछेगा आपसे डीसी क्यों बनना चाहते हैं, और अगर आपने डीएसपी डाल रखा है तो डीएसपी क्यों बनना चाहते हैं, ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर पूछते हैं, है ना। तो डीसी और डीएसपी को लेकर के क्वेश्चन वो पूछेंगे, वो प्रायोरिटी पर निर्भर करता है। बट मैंने ये देखा कि जो डीएसपी अगर किसी ने चुना है तो उससे ये पूछा जाता है कि आपने डीसी क्यों नहीं चुना पहले नंबर पर, और अगर किसी ने डीसी चुना हुआ है तो उससे पूछा जाता है कि आपने डीएसपी क्यों नहीं चुना। तो आपको दोनों तरह के आंसर होने चाहिए, ठीक है। यदि आपकी उम्र है डीएसपी वाली उम्र का, और क्या है कि आँख आई लेंथ वगैरह का भी होता है, हाइट का भी होता है, तो अगर ये चीज़ें हैं इसलिए आप बोल सकते हो सर इसलिए मैं डीएसपी में नहीं जा सकती या नहीं जा सकता, इसलिए मैं नहीं चुन रहा हूँ डीएसपी। और डीसी वाला बोलेगा कि डीसी क्यों नहीं चलना चाह रहे, तो सर मैं एक पुलिस क्षेत्र में ही बचपन से मैंने सपना देखा है। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट या बीएससी सर्टिफिकेट, कोई सा भी सर्टिफिकेट है, तो आप कह सकते हो सर मैं बचपन से ही पुलिस विभाग में जाना चाहता था, इसलिए मैं डीएसपी चुन रहा हूँ, ना कि डीएसपी चुन रहा हूँ, ना कि डीसी चुन रहा हूँ। इस तरह की बातें, इसको ठीक उल्टा भी किया जा सकता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में मैं नहीं जाना चाहता था इसलिए मैं डीसी चुन रहा हूँ। इस तरीके से बातें बोल सकते हो, उल्टा ऊपर नीचे, है ना, आगे पीछे इस तरीके से कर दिए तो ये बन जाएगा, ठीक बात। लेकिन अगर पूछा कि डीसी ही क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कहना पड़ेगा कि सर बचपन से ही मेरा सपना रहा है इसलिए मैं डीसी बनना चाहता हूँ। और डीएसपी में भी यही बोल सकते हो कि सर बचपन से ही मेरा सपना रहा है इसलिए मैं डीएसपी बनना चाहता हूँ। या डीएसपी में ज़्यादा चांसेस है बोलने के सर मैं एक बचपन से ही मैंने वही अब सपना देखा कि पुलिस विभाग का एक बड़ा अधिकारी बनूँ इसलिए मैं उस पर जाना चाहता हूँ। और डीसी में भी कहा जा सकता है एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बनूँ इसलिए मैं डीसी में जा रहा हूँ।
तो इस तरह की बातें कहोगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना कि पावर हासिल करना चाहता हूँ, समाज सुधार करना चाहता हूँ, इस तरीके से बातों से तो जरूर बचना है ना, इसमें फिर वो फंसाना शुरू करते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है वो ले लेंगे क्योंकि उसमें से जो ज्यादातर वर्ग होते हैं ना, जनजाति वर्ग या महिला वर्ग, जनजाति या महिला वर्ग अगर आप हैं इसके तहत आप आ रहे हैं तो पक्का है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप मान लीजिए किसी जनजाति से संबंधित हैं ना, आप गौड़ जनजाति से संबंधित, आप बैगा जनजाति से संबंधित हैं या आप किसी अन्य जनजाति से संबंधित हो जो छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ हैं, उनसे अगर आप संबंधित हो तो पक्का तय है कि आपसे जनजातियों के रिचुअल्स पूछ लेगा। मतलब कि उनके परंपरागत जो विकास का परंपरागत जो कहना चाहिए कि उनके रीति रिवाज हैं उनके संबंध में क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा क्या होता है, परंपरागत रीति रिवाज के अलावा उनके विकास संबंधी प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि इनका विकास कितना हुआ है। अगर आपके पास कोई डेटा है तो डेटा संबंधी आप तैयारी रखिए जनजातियों के संबंध में। और अगर आप किसी क्षेत्र विशेष से आते हैं जहाँ पर जनजातियों की बहुलता बहुत ज़्यादा है, खासकर उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़, इस एरिया से अगर आप आ रहे हो तो होता क्या है कि वहाँ से जनजातियों के प्रश्न पक्का पूछने की संभावना बन जाती है। उरांव जनजाति वगैरह है ना, ये सब बहुत सारी जनजाति है जिनसे वो क्वेश्चन आराम से उठाएगा। ठीक है, तो जनजाति यदि आप हो तो स्पष्ट रूप में उसकी बहुत गहरी और अच्छी तैयारी करो, है ना, ताकि क्या हो किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे तो आप उसका आंसर दे पाओ। ठीक है, और मैं तो ये समझता हूँ कि जनजातियों के संबंध में अगर आप आंकड़ों सहित बात करोगे तो ज़्यादा प्रभावी सिद्ध होगा, ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आप आंकड़े तैयार करके ही बात करो ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद यदि आप महिला हो, आप एक लड़की हो या विवाहित हो या अविवाहित हो, ठीक है, दोनों स्थितियां हो सकती है। उस संबंध में अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित स्त्रियों के संबंध में जो होने वाले अपराध हैं उनसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अविवाहित है तो अविवाहित लड़कियों के संबंध में जो होने वाले विवाद हैं या सामाजिक कुरीतियां विद्यमान हैं उन संबंध में क्या करेगा, आपसे पक्का है कि प्रश्न पूछेगा। खासकर महिला सशक्तिकरण में शिक्षा संबंधी जो बातें हैं वहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इसलिए क्या करिएगा, आप अगर आप महिला हैं तो इस तरह के प्रश्नों की तैयारी विशेष रूप से, और मैं कहूँगा आंकड़ों सहित कीजिए, तो क्या होगा, इसमें आपको लाभ होगा। ठीक है, तो ये रहे ये 4-5 क्वेश्चन मैंने तैयार किए थे जो बहुत बेसिक होते हैं और सभी के लिए उपयोगी होते हैं। तो इस वीडियो में यही 5 क्वेश्चन रख रहा हूँ। अगले वीडियो में और कुछ चीज़ों पर मैं बात करूँ जो सबके लिए काम के लायक हो। और आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मैंने पहले ही कह रखा है ना, कि आप क्या कर सकते हो, मेरे इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। तो मैं नंबर पर भी आपको समझा दूंगा, या उत्थान क्लासेस के ऑफिस भी आप आ सकते हो, मुझसे मिल सकते हो किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो। और आप कमेंट में भी लिख करके बता सकते हो कि सर मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके समाधान के लिए मैं बात कर लूँगा। और हाँ, इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ऐसी जानकारियाँ सभी के पास पहुँचे। और इंटरव्यू के संबंध में कई लोग को बहुत उलट चीज़ें सिखाई जा रही हैं। मैं भी सुनता हूँ, जब क्लासेस लेता हूँ तो मैं भी हंसने लगता हूँ कि क्या बता रहे हैं। ठीक है, कई बार बिल्कुल वो बातें तार्किक और बौद्धिक स्तर की नहीं होती हैं और देखने में ऐसा लगता है कि यार ये लोग फंस ना जाए आगे चल करके। क्योंकि होता क्या है कि CGPSC या कहेंगे किसी भी PSC लेवल के इंटरव्यूज में ज़्यादातर स्थितियाँ ये होती है कि वो क्या करते हैं, ग्रिलिंग करते हैं। एक ही क्वेश्चन को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बना करके वो क्या करते हैं, फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अच्छा ये होगा आपके लिए कि आप क्या कर लेना, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो फ़ोन करके पूछ लेना और इस तरीके की जो बेसिक क्वेश्चन है उसके बहुत अच्छे आंसर्स तैयार कर लेना ताकि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए। ठीक है, तो आखिरी में बस सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं वो सभी को ढेर सारी मेरी और मेरे संस्थान उत्थान क्लासेस की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।